नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच। 5 बेहतरीन क्वेश्चन और उससे भी बेहतरीन उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमोशंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहां पे 3 शब्दावलियां दी गई हैं, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस कथन से आप सहमत हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो प्रश्न है वो भावनात्मक बुद्धि का है। इमोशनल इंटेलिजेंस का है, क्योंकि भावना का संबंध अधिगम और अभिप्रेरणा से पूछा गया है। भावनाओं का संदर्भ जो है वो लर्निंग और मोटिवेशन से, इमोशन का रिलेशन पूछा गया है। तो अब अगर हम भावनात्मक बुद्धि में देखें तो सभी प्रकार की भावनात्मक बुद्धि में हम ये देखते हैं कि जब तक भावनाओं के ऊपर नियंत्रण और समन्वय नहीं पाया जाएगा तब तक हमें लर्निंग और मोटिवेशन देखने को नहीं मिलता। तो भावनाओं के ऊपर नियंत्रण और प्रबंधन पाना, वी हैव टू कंट्रोल एंड मैनेज इमोशंस, देन वी कैन हैव द लर्निंग एंड देन वी विल बी मोटिवेटेड फॉर वेरियस थिंग्स। तो हम देखें इसमें किस कथन से यह भाव निकल के आता है। इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अस टू लर्न। तो इमोशन कोई भूमिका, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाएं कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो ये गलत है। हम देखेंगे कि जैसे जिससे हम इमोशनली रिलेटेड रहते हैं वहां पे हम ज्यादा अधिगम करने का प्रयास करते हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें इमोशंस देता है, आंतरिक अभिप्रेरणा देता है जब सकारात्मक रूप से हम किसी से संवेगात्मक, भावात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। इफ वी आर हैविंग अ अफेक्टिव relation with any objective then we will have the intrinsic motivation। तो इसीलिए पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, learning something new is dependent on how good we are at that। कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है हम उसमें कितने निपुण हैं। तो यहां पे हम रिलेशन के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि लर्निंग का कोई रिलेशन बताया ही नहीं गया, सीखने का रिलेशन ही नहीं बताया गया, मोटिवेशन इमोशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए ये कथन तो ठीक है लेकिन ये उत्तर हमारे लिए सही नहीं है। फिर हम तीसरे कथन को देखें, इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड टू अलाउ लर्निंग टू टेक प्लेस। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। तो भावनाओं को हम कभी भी अपने व्यक्तित्व से अलग नहीं रख सकते, या तो इसका नियंत्रण प्रबंधन करना पड़ेगा या इसको सकारात्मक परिवर्तित करना पड़ेगा। आइदर वी हैव टू मैनेज एंड कंट्रोल इट और वी हैव टू टर्न इट पॉजिटिवली। तो इसीलिए यह कथन भी हमें गलत देखने को मिलता है। तो पहला कथन गलत है, तीसरा कथन गलत है, दूसरे कथन के बारे में हम निश्चितता से नहीं कह सकते। तो आखिरी कथन देखते हैं, इमोशंस आर इनएक्टिसिबली इंटरवीन्ड विथ मोटिवेशन एंड लर्निंग। प्रेरणा सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। तो यह बिल्कुल सही कथन है। भावनाएं प्रेरणा से और सीखने से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। जितना हम भावनात्मक नियंत्रण देखेंगे और सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे उतना हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं और अधिगम हमें ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो यहां पे उत्तर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहां पे उत्तर हमारे लिए है चौथा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेसेस द चाइल्ड एबिलिटी। तो यहां पे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेसेस द चाइल्ड एबिलिटी टू किसका आकलन करता है? बहुविकल्पी प्रश्न योग्यता का आकलन करते हैं। तो आकलन किसका कर रहा है, असेसमेंट किस एबिलिटी का कर रहा है, यह पूछा गया है। किस योग्यता का आकलन हो रहा है? रिकॉग्निशन ऑफ द करेक्ट आंसर, सही उत्तर की पहचान, तो ये ठीक है। रिकॉल द करेक्ट आंसर,
सही उत्तर का प्रत्यास्मरण, तो ये भी ठीक है, प्रत्यास्मरण भी ठीक है, एमसीक्यू में होता है, रिकॉग्निशन भी होता है और रिकॉल भी होता है एमसीक्यू में। कंस्ट्रक्टिंग द करेक्ट नॉलेज ये नहीं होता, ये हमेशा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में होगा। सही उत्तर का निर्धारण करना, निर्माण करना, ये हमेशा लंबे उत्तर वाले प्रश्नों में होगा। एक्सप्लेनिंग द करेक्ट आंसर, सही उत्तर की व्याख्या करना, ये भी हमें लंबे लॉन्ग आंसर्स में देखने को मिलेगा। तो यहां पे हम दो उत्तर देखते हैं, रिकॉग्नाइज और रिकॉल। सही उत्तर का पहचान और प्रत्यास्मरण, ये दोनों ही चीजें हम एमसीक्यू में करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करते हैं। तो इसीलिए दोनों आंसर है यहां पे। तो इस केस में आपने अगर किसी एक को भी उत्तर लगाया होगा एग्जाम में तो आपका वो सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, सामाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। तो पहले देखें, लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर, संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, तो यह समाज और संस्कृति का हिस्सा रहेगा। तो यह सोशियो कल्चरल एलिमेंट है। यह सामाजिक सांस्कृतिक तत्व है। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशलों का अर्जन, यह भी हमारे पास एक हिस्सा रहेगा, क्योंकि हम यहां पर सोशल स्किल्स को सीख रहे हैं। तो सोशल स्किल सोशलाइजेशन का हिस्सा रहेंगे। सामाजिक कौशल, इसके अलावा लाइफ स्किल्स को सीख रहे हैं, जीवन कौशल, ये भी समाजीकरण का हिस्सा रहेंगे। एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीव्स, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन करना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैल्यूज और बिलीव्स यही हमारे पास क्या देते हैं, हमें कल्चर देते हैं, ये हमें संस्कृति देते हैं। और फिर लास्टली हम देखें जेनेटिक ट्रांसमिशन, आनुवांशिक संचरण। तो जेनेटिक सांस जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक बायोलॉजिकल है जो कि सोशल नहीं होता। आनुवांशिकता एक जैविक तत्व है जो कि सामाजिक नहीं होती है। इसीलिए उत्तर यहां चौथा रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। What term phrase does Piaget use for mental structures which are the building blocks of thinking? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, प्याजे किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो यहां पे हमें जरा सा भी नहीं सोचना, मेंटल स्ट्रक्चर्स या जिसे हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या जो हमारे पास सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग कहलाता है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, मानसिक संरचनाएं या जिसको संज्ञानात्मक संरचनाएं कहते हैं, जो कि सूचनाओं की श्रृंखला रहती है, और इसी को फिर वो नाम देते हैं चिंतन के निर्माण प्रखंड। ये क्या है, ये है स्कीमा, अवधारणाएं। इसी को उन्होंने स्कीमा कहा, अवधारणा कहा। जबकि जोन ऑफ जो डेवलपमेंट है, विकास के क्षेत्र हैं, ये किसके द्वारा दिए गए हैं, ये दिए गए हैं वाइगोस्की के द्वारा। विकास के क्षेत्र वाइगोस्की ने दिया है,
समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी हुआ या अन्य विकास के क्षेत्र हुए, ये सब हमारे पास किसके द्वारा दिए गए हैं? ये वाइगॉस्की के द्वारा दिए गए हैं। लास्टली फिर हमारे पास वाइगॉस्की का ही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स? वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं को क्यों बोलते हैं? यानी ये जो प्रश्न है ये किसका है? ये है प्राइवेट स्पीच का क्वेश्चन, निजी भाषण का प्रश्न है। तो चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं? नहीं, क्योंकि ये बात तो कही है प्याजे ने, ये तो प्याजे का कथन है। बच्चे अपनी कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये वाइगॉस्की ने बात करी है। वाइगॉस्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच इज द वर्बल थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। प्याजे बोलते हैं, सॉरी वाइगॉस्की बोलते हैं कि निजी भाषण बालक के वाचिक चिंतन का आधार है। तो ये हमारे पास कथन ठीक दिखता है, तो उत्तर यही होना चाहिए। बाकी दो कथनों को भी जांच लेते हैं। चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एडल्ट, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं? नहीं, बच्चे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बोलते हैं, वो उनकी वर्बल थिंकिंग का प्रोसेस होता है। चिल्ड्रन टॉकेटिव बाय नेचर, स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। ये हमारे पास गलत कथन है। कुछ बच्चे बातूनी हो सकते हैं, कुछ बच्चे बातूनी नहीं हो सकते। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ये डिपेंड करेगा उनकी पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। इसका वाइगॉस्की के चिंतन से, कॉग्निटिव थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, संज्ञानात्मक चिंतन से कोई लेना देना नहीं है। बातूनी होना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, जो कि जुंग द्वारा बताया गया है, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए यह भी उत्तर हमें नहीं दिखाई देता है। तो उत्तर यहां पर दूसरा रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होगी। ये एक छोटा सा प्रयास है जो अब नए फॉर्मेट में अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं, तो उसको डेवलप करने का, उसको विकसित करने का आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूं कि इस प्रयास में सफल हुआ हूंगा। तो आप सबसे आग्रह रहेगा, निर्माणवाद का जितना प्रचार और प्रसार करें उतना ज्यादा बेहतर होगा। वो सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।